हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना 7.2 जो हमारी 10th की कोऑर्डिनेट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अपना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इंवॉल्व में बहुत ज़्यादा आते हैं। ये टीचर चॉइस में कहलाते हैं। ऐसे एनसीईआरटी में केवल 2 ही क्वेश्चन है, एक आपका एग्जाम्पल में है और दूसरा ये हमारी एक्सरसाइज का है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम तो आप सबको मालूम ही है बेटा कि ये हमारा पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, इसके वर्टाइसेस गिवन है हमारे पास में 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5। ठीक है, अब आपसे कोई कहे कि ये इसमें x और y निकालो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करोगे कि डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो हम सबसे पहले AD निकालेंगे, BC निकालेंगे, इक्वेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। या आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चलेगा कि आपके पास में 2 वेरिएबल हैं, तो जब आपके पास में 2 वेरिएबल हैं तो एक बार इसको इसकी इक्वल कर देंगे, एक बार इसके इक्वल कर देंगे और हमारी 2 इक्वेशन बन जाएंगी। पर यहीं पर हमारा काम गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये जो इक्वेशंस बनेंगी आपकी, इनको आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों क्वाड्रेटिक बनेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में a-b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तो ये आपकी वहां पर सॉल्व नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमको अपने इस पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मींस हम जानते हैं कि हमारे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। तो हम क्या समझे कि ये जो हमारी BD है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका ये O क्या हो गया? मिड पॉइंट, क्योंकि दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। और ये जो AC है इसका भी O क्या हो गया? मिड पॉइंट। यानी मिड पॉइंट ऑफ BD और मिड पॉइंट ऑफ AC सेम है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम अपना गिवन लिख लेंगे। गिवन में हम लिख देंगे कि हमारा A क्या है? A है 1, 2, B हमारा क्या है? 4, y, C हमारा क्या है? x, 6, D हमारा क्या है? 3, 5। आप लोग से मैं बार बार कह रही हूँ, आप एक चीज को जरूर याद रखना कि जब कभी भी आपके पास वर्टाइसेस दिए हैं तो आप इनके सारी की सारी जो वैल्यूज हैं इनको साइक्लिक ऑर्डर में लिखना। A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D। अगर आपने इनको इंटरचेंज कर दिया तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। उससे सारे के सारे अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो गलत हो जाएंगे। आप AC की लेंथ की जगह AD की लेंथ निकाल देंगे और वो अपना गलत होगा। ये गिवन लिखने के बाद अब हमको स्टार्ट करेंगे अपन अपना फाइंड क्या करना है, तो हम वो भी लिख देंगे। तो हमको फाइंड करना है x एंड y। ठीक है, अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि हम तो अपना कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, बोर्ड के लिए हम सारी चीजें टीचर को एक्सप्लेन करते हैं, तो हम सबसे पहले लिख देंगे कि वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other। तो जैसा मैंने बताया, therefore मिड पॉइंट ऑफ AC मिड पॉइंट ऑफ BD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, therefore क्या हो जाएगा? therefore मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to midpoint of BD इक्वल हो जाएंगे। अब हम इनको midpoint of BD इक्वल हो जाएंगे। ये हमने क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि जब ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इस BD का O क्या हो गया? मिड पॉइंट, क्योंकि ये सेम पार्ट्स में डिवाइड हुआ और ये AC को भी सेम पार्ट में डिवाइड किया,
तो ये O इस BD का भी मिड पॉइंट है और इस AC का भी मिड पॉइंट है, तो इसलिए मिड पॉइंट ऑफ AC मिड पॉइंट ऑफ BD के इक्वल हो जाएगा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा होता है कि यहाँ पर एक बार रिवाइज करने के लिए और लिख देते हैं हम कि मिड पॉइंट ऑफ कोई भी लाइन सेगमेंट अगर हम निकालते हैं तो वो क्या होता है अपना, वो आपका होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। याद आया? तो यहाँ पर भी हमें मिड पॉइंट ऑफ AC चाहिए, तो AC के लिए x1 x2 ये होंगे, तो इनको हम कैसे लिख देंगे कि 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, BD के कोऑर्डिनेट्स के, तो ये क्या होंगे 3 प्लस 4 अपॉन 2 और ये होगा 5 प्लस y अपॉन 2। क्लियर? अब इसमें जो सॉल्व हो सकते हैं वो आप सॉल्व कर पाओगे, जो नहीं हो रहे वो एज इट इज लिख देना। ये 8 अपॉन 2 ये इक्वल में आ जाएगा 7 अपॉन 2 और ये 5 प्लस 5 अपॉन 2। अब हमको मालूम है कि कोई भी कोऑर्डिनेट आप लिखते हो वो किस फॉर्म में होते हैं, x, y, ये भी x, y। अब बात एक ही पॉइंट की चल रही है, केवल इसी जगह की बात चल रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चीज इसके बराबर है और ये चीज इसके बराबर है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2 is equal to 7 upon 2 and 8 upon 2 is equal to 5 plus y upon 2। 2 से 2 हम लोग कैंसिल कर देंगे, इसका भी कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से x आ जाएगा आपका 7 माइनस 1 यानी कि 6 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 5 और y अपना कितना आ जाएगा 3। और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसको बिल्कुल डिफरेंट वे में हमको सॉल्व करना है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसा मैंने बोला है कि इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सारों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को करने का अलग अलग मेथड है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला भले ही हम एक ही यूज कर रहे हैं, पर हर एक की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से देख लो, केवल लैंग्वेज वाइज अपने को थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है, आप आसानी से कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक पॉइंट ए पे कोऑर्डिनेट बताना है, जबकि ए भी हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल है और उसका सेंटर क्या है 2 और -3 और बी के कोऑर्डिनेट दे दिए 1 और 4। तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो वहां तो ये नहीं लिखा होगा कि ये चैप्टर 7 का है, हमको अपने आप पता चल जाएगा कि जब ऑर्डर पेयर में कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अब उसके बाद की कहानी अपन कैसे सोचेंगे कि हमको साथ में क्या दिया हुआ है कि ए बी डायमीटर ऑफ सर्कल है, डायमीटर ऑफ सर्कल है, तो हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर है कि ये एक सर्कल है, तो इसका डायमीटर कैसा होगा, ये होगा जो सेंटर से पास हो रहा होगा। अब हमने यहाँ पे देखा कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 2 and -3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 4 और हमको ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हम इनको जानते हैं, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तीनों पॉइंट्स हैं, तो ये हमारे सो कॉल्ड क्या हो जाते हैं x1, y1, ये वाली चीज हमारी क्या होती है x एंड y और ये हमारा क्या हो जाता है x2, y2। जैसे ही ये चीज हमारे मन में आ गई, हमने ये फिगर बना लिया, उसके बाद हमारे पास इसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जैसे ही ये चीज दिखेगी हमको दो चीजें दिमाग में आएंगी। पहली चीज तो ये कि ये सेंटर है, इसका सेंटर है तो ये इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये यहाँ से आता है, ये भी रेडियस, तो ये सेंटर मिल गया, ये सेंटर है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे और 2 मिनट में आंसर निकाल देंगे। पर अगर आपको ये चीज अच्छे से नहीं आई तो फिर आप आगे का काम नहीं कर पाओगे। तो अब हम फटाफट इसको कर लेते हैं
सबसे पहले हम लिख देते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे। x को किससे रिप्लेस करेंगे? 2 से। x1 फाइंड करना है, x2 आपका 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से x1 आ गया हमारा 4 माइनस 1, x1 हो गया 3। ठीक है, और यहाँ जब हम y के लिए करेंगे तो y की वैल्यू लिख देंगे। y की वैल्यू है हमारे पास में -3, y1 की वैल्यू फाइंड करनी है, y2 है आपका 4 डिवाइडेड बाय 2, कैलकुलेट करेंगे तो y1 हो जाएगा -6 माइनस 4, y1 आ गया आपका -10। एंड में क्योंकि हम बोर्ड के लिए सॉल्व करते हैं तो हमेशा आंसर अलग से लिख के आते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, और फिर x और y को इनके ऑर्डर में लिख देते हैं 3, -10। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपना 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में ये लिखा है a और b 2 पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ठीक है, और ये लिखा है कि एक पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं अगर AP 3/7 टाइम्स ऑफ AB है और P इस लाइन के ऊपर आता है। तो इसको हम सबसे पहले फिगर बना के समझ लेते हैं कि क्या मतलब है इनका। इनका कहना ये है कि A से B ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -2 हैं, B के कोऑर्डिनेट्स 2 -4 हैं, और आपके पास में रेशो दिया हुआ है और पॉइंट P इस लाइन पर आता है, लेकिन आपके पास रेशो दिया है AP/4। इसको अभी जिस फॉर्म में लिखा है वैसे ही लिख लो, AP = 3/7 टाइम्स ऑफ AB। अब हमको तो रेशो चाहिए होता है तो हम जल्दी से इसको ऐसे लिख लेते हैं AP/AB = 3/7, और हम एकदम से स्ट्राइक कर लेते हैं कि ये पार्ट 3 है, ये 7 है, यानी ये हमारा M1 है और ये हमारा M2 है। जैसे ही हम ये लिखते हैं तो ये हमारी सोच गलत हो जाती है। ये हमारे M1 M2 नहीं है, इन्होंने जो रेशो दिया है वो दिया है AP/AB, और हमको जरूरत किसकी होती है? AP/PB की। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं लेना है, ये हमारा जो काम है ये अगर हमने इस फॉर्म में ले लिया तो गलत हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमको चाहिए क्या? AP/PB। तो हम लिख देते हैं कि जो हमारी AB है, पहले हम अपना रेशो निकाल के दिखा देते हैं कि हमारी AB किसके इक्वल है? AP प्लस PB के इक्वल है। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या रेशो? AP/PB का। अब AP/PB का रेशो हम कहाँ से लेके आएंगे? उसके लिए हम इस पार्ट का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे कि हर एक टर्म को AB से डिवाइड कर देंगे अभी। तो अब हम लिख देंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय AB। ठीक है, जब आप AB से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा AB/AB, ये हो जाएगा AP/AB, और ये आपका आ जाएगा PB/AB। अब AB से AB कट गया 1, AP/AB की वैल्यू क्या है? 3/7, तो ये रिप्लेस किया 3/7 प्लस PB/AB। तो यहाँ से PB/AB की वैल्यू क्या आ गई? 1 - 3/7। इसको सॉल्व किया तो PB/AB मिल गया हमको क्या? 4/7। तो इससे हमें अब अपना आंसर मिल गया कि AB की वैल्यु क्या है? 3 और PB की वैल्यू क्या है? 4। तो ये हम निकाल के शो कर देंगे कि therefore AP/PB
इज इक्वल टू किस सेंस में कि 3/7 डिवाइडेड बाय 4/7, सो दिस इज इक्वल टू t रेशो 4। अब ये रेशो जैसे ही हमको मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम बाकी क्वेश्चंस में करते रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास में x1 y1 गिवन है, ये x2 y2 गिवन है। हमको p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो क्या होते हैं आपके x, y। रेशो आपने ढूंढ लिया, AP का 3 और PB तक का ये जो रेशो है वो हमारा क्या है 4 है। बस इनकी वैल्यू डाल के आप सॉल्व कर लेना। अब हमारा 9th क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास गिवन है कि 2 पॉइंट है A -2 and 2, B 2, 8। अब उन्होंने बोला है कि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालो जो इस लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ऐसा ही हम लोग एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं जिसमें ट्राइसेक्टेड था, बाइसेक्टेड था, और अब हमारे पास में आ गया है कि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। मैं आप लोग को समझा देती हूँ, ये इजीली आप कर पाओगे। उन्होंने बोला A से B, यहाँ से यहाँ तक ये जो आपकी लाइन सेगमेंट A और B को ज्वाइन करने वाली है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स बताने हैं। तो ये मान लिया 1 2 3 पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि ये सभी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, है ना। और ये अपने पास में इक्वल पार्ट्स भी हैं। अब इस पॉइंट का नाम हमने डाल दिया C, ये डाल दिया D और ये डाल दिया E। अब हमें मालूम है चाहे हम C की बात करें, D या E, x1 और y1 हमारे फिक्स हैं, x2 और y2 हमारे फिक्स हैं। अब जब हम C की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमको m1 और m2 की जरूरत होगी, ठीक है। और D निकालोगे तो भी m1 m2 चाहिए, E निकालना है तो भी m1 और m2 चाहिए। अब देखो इसको करने के जो भी मेथड है उन पे ध्यान देना कि जब C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो m1 निकालना है, तो यहाँ तक कितने पार्ट्स हैं 1, और पीछे कितने छूट गए हमारे 1 2 3। तो इससे पता चल गया m1 क्या है 1 और m2 की वैल्यू क्या है 3, और सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम C के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब आता है D की वैल्यू। D में जब देखेंगे तो यहाँ तक हमारे 1 2 पार्ट्स हैं और आगे भी 1 और 2 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर m1 और m2 दोनों इक्वल आएंगे। इससे क्या पता चलेगा कि ये D इसका क्या है मिड पॉइंट है। तो जैसे इसके सॉल्व करने में हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस D के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओ या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, ये हमारी चॉइस है कि इस पॉइंट के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन है कि मिड पॉइंट या सेक्शन फॉर्मूला, दोनों हम अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसको सेम रेशो में डिवाइड करना है। अब आता है E के कोऑर्डिनेट। अब E के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास कितने पार्ट थे 3, m2 क्या था 1। तो ये डाल के हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लेंगे। अब इसके लिए भी अगर ध्यान दो तो आपके पास जब D के कोऑर्डिनेट्स आ जाए तो आप चाह के कर सकते हो कि ये जो E है ये हमारी इस DD का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे इस सेंस में आप लगा सकते हैं। पर अगर आप सेम वे में करना चाहते हो तो डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला सभी में लगा के कर देना। D के कोऑर्डिनेट्स के लिए चाहो तो मिड पॉइंट लगाना, एक तो नहीं लगाना। अब हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कि एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है जब हमको इसके सारे वर्टाइसेस दिए हुए हैं। आप रोम्बस जिसको याद है वो ठीक है, नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लो। रोम्बस वो फिगर होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमारे पास में इसके वर्टाइसेस दिए हुए हैं। इसके वर्टाइसेस हमारे पास में क्या क्या हैं 3 0 4, 5 -1, -4, -2, 5।
अच्छा, एक चीज याद रखना, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, किसी के भी अगर वर्टाइसेस दिए हुए हैं तो इन सभी को साइक्लिक ऑर्डर में ही लिखना, कि जो दिए हैं पहले इधर लिखा, फिर इधर और फिर उसके बाद इधर। ऐसा नहीं कि आप इनको इंटरचेंज कर दो, अगर आपने ऐसे किया तो आपका आंसर कभी भी नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो इसके लिए पहले तो ये पता होना चाहिए था कि रोम्बस क्या है। दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग ने पढ़ा हुआ है, इसी को एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 इंटू d2। d1 इंटू d2 का मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, अब डायगोनल क्या है, यहाँ पर डायगोनल है अपने पास में AC और दूसरा क्या है B। अब जैसे ही हमने AC लिखा, इसलिए यहाँ पे क्या हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे? नहीं यूज करेंगे। हम AC के लिए क्या चीज यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर BD के लिए भी क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर उनकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम लिख देंगे कि वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 इंटू d2 होता है, इसलिए यहाँ पर ये हाफ AC इंटू BD हो जाएगा। अब इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इनके कोऑर्डिनेट्स बहुत ध्यान से देखना। आपने C और D इधर चेंज कर दिए तो आपकी AC और BD की लेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो आप ये लिखने के बाद में ऐसे लिख देना, फिर उसके बाद अपनी सॉल्व करके AC की लेंथ निकाल लेना, जो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगा के, सेम एज AC एंड BD। ये कैलकुलेशन एक्सरसाइज